प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अपना वो है माधवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र गौरा। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक हम बात करें माधवी वर्मा जी की, तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है। अलग अलग जो संज्ञाएं हैं इनको दी गई हैं, अलग अलग उपनाम हैं, उन उपनामों से भी इनको जाना गया है। माधवी वर्मा को विरह वेदना की अमर गायिका कहा गया है। वहीं पर आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। तो उसी के साथ इनको यानी कि छायावाद का चौथा आधार स्तंभ कहा गया है। यहाँ जो इनका रेखा चित्र है, जिसमें एक तरह से एक तरफ तो रेखा चित्र जो विधा है उसमें इन्होंने लिखा ही है, वहीं पर संस्मरण की भी झलक इसमें देखने को मिलती है कि जो गौरा नामक जो गाय है, उस गाय की शारीरिक दृष्टि है, उसके अंतःकरण का जो चित्रण है, माधवी जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। यानी कि एक तरह से इन्होंने इस रेखा चित्र को लिखने में अपनी जो लेखनी चलाई है, वो यूँ लगता है जैसे कि इन्होंने उस गौरा और अपने अंतर्मन दोनों को ही यानी कि एक तरह से साक्षात रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिएगा, माधवी वर्मा का जीवन परिचय देखते हैं कि माधवी वर्मा, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। ये हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख जो 4 आधार स्तंभ थे उनमें से एक रही हैं, और इनकी जो कविता है उसमें वेदना और करुणा की प्रधानता देखने को मिलती है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। माधवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। माधवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इनका जो कविता संग्रह है वो है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यमा आदि। इनकी जो संस्मरणात्मक जो रचनाएं या फिर यूँ कहीं कि जो रेखा चित्र हैं उनमें है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। और इनके निबंध संग्रह हैं उनमें है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी में, इस क्रम में हम आगे यानी कि जो बिंदु ले रहे हैं वो है पाठ का परिचय। और हमेशा जब भी हम किसी पाठ का अध्ययन करते हैं, किसी अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें पाठ परिचय पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाठ परिचय में उस पूरे पाठ का सार होता है और वो सार उस पाठ की आत्मा होती है। अगर वो हमने बात समझ ली, पढ़ ली, इसका मतलब है कि पूरा जो पाठ है वो हमने तैयार कर लिया है। तो देखिएगा, गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य, आह मेरा गोपालक देश, संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। ये तो बात थी पाठ परिचय की। अब हम चर्चा करते हैं इनके द्वारा ये जो लिखा गया
रेखा चित्र है गोरा, उसके बारे में। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयसंधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखिका हैं वो ये बात कर रही हैं कि गोरा महादेवी वर्मा की जो बहन है उनके घर में पली हुई हैं और गाय की जो वयसंधि तक पहुंची हुई, यानी कि वयसंधि का मतलब है एक तरह से जवान हो जाना, तो वहाँ तक पहुंची हुई ये बछिया है और इसको बहुत ही प्यार और दुलार से पाला गया है। और इसी कारण क्या है कि जो और गाय के जो बछड़े हैं उनकी अपेक्षा, यानी गोवत्साएं, यानी कि उनकी अपेक्षा ये और ज़्यादा विशिष्ट हो गई। महादेव वर्मा की जो बहन है उन्होंने एक दिन उन्हें कहा कि आप इतने जैसे पशु पक्षी पाला करती हैं तो एक गाय घर में क्यों नहीं पाल लेती, और उसका तो कुछ ना कुछ उपयोग भी होगा। यहाँ पर लेखिका कह रहे हैं कि वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है, यानी कि इस सांसारिक जीवन का जो व्यवहार है या इस सांसारिक जीवन की जो गतिविधि है उनमें जो बौद्धिकता की स्थिति है वो इनकी बहन की महादेव वर्मा से कहीं ज़्यादा अच्छी है और बचपन से ही उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः यानी कि लेखिका की तुलना में। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि लेखिका की जो बहन जब आत्मविश्वास से जब कोई बात कहती है तो उनकी बात का प्रभाव इतना पड़ता है कि सामने वाले को उनकी बात माननी ही पड़ती है। और उनके द्वारा जो एक तरह से वो उपयोगितावाद का जो भाषण दिया गया, कहने का मतलब है कि गाय की उपयोगिता के बारे में जब बात कही गई तो उस सुझाव को भी लेखिका ने तुरंत ही मान लिया। लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि मान लीजिए कि कोई किसी समस्या के कारण घर में पशु पक्षी पालना उनको कभी अच्छा नहीं लगा। उनको पालने के पीछे मूल कारण था कि वो संबंधित जो भी पशु पक्षी है उसके प्रति लेखिका के मन में स्नेह का भाव उमड़ना, और स्नेह के कारण ही यानी कि इन पशु पक्षियों को वो पालती हैं। आगे यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी लेखिका कह रहे हैं कि जैसे बकरी है, कुक्कुट है, यानी कि जो मुर्गी हैं या मछली हैं, उनको पालने का जो उद्देश्य है ना, और उनको पालने का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, यानी कि उनको बेचना। और जो लोग हैं जैसे बकरी है, कुक्कुट है, मछली है, जो मांसाहारी लोग हैं वो लोग उनको खरीदते हैं। और ऐसा जो विचार है वो लेखिका के मन में हमेशा विद्रोह का भाव जगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेखिका के अंतर्मन में प्रत्येक जीव मात्र के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मीयता, स्नेह, लगाव आदि का जुड़ाव है।
यहाँ पर आगे लेखिका कह रही हैं कि जब उन्होंने गोरा को देखा तो यानी उनकी जो शारीरिक जो सुंदरता थी उसने लेखिका के मन को मोह लिया। यहाँ प्रश्न भी बनता है, और प्रश्न ये बनता है कि जो गोरा की जो शारीरिक विशेषताएं क्या हैं बताइए, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर वो गोरा की शारीरिक विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे उसके कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। कहने का मतलब है उसकी जो पूंछ है वो भी चामर की भांति है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसके पैर हैं, पुट्ठे हैं, पीठ है, गर्दन है, सींग और उसके कान, ये सब यानी कि एक तरह से सांचे में डले हुए से हैं। और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो इटालियन जो मार्बल है उसको तराश करके और फिर उसको स्थापित कर दिया गया, ओफ दिया गया, ऐसी लगती है। यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हो गए हैं। नंबर 1 यानी कि गोरा की शारीरिक विशेषता क्या है। नंबर 2 कि गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो, उक्त कथन का आशय समझाइए। ये प्रश्न यहाँ पर बनता है, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों पर ही ध्यान रखना है। उसी क्रम में आगे, स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। यहाँ पर एक तरह से जो गोरा है उसकी स्वस्थता के संबंध में ही लेखिका कह रही हैं कि वास्तव में उसके रोम रोम में एक विशेष सफ़ेदी थी, चमक थी। और यानी कि गोरा को जैसे देखा तो यूँ लग रहा था, यानी कि जो चमक थी वो ऐसा लग रहा जैसे अभ्रक का जो चूर्ण है वो उसके ऊपर मल दिया गया हो, कि जिस तरफ से भी यानी कि उस पर प्रकाश पड़ता, प्रकाश की किरणें पड़ती, वह चमकने लगती। और जब उसको देखा, उसको देख करके और महादेवी जी के मन में उस गोरा को अर्थात उस गाय को पालने की इच्छा निश्चित हो गई। अब आप देखिएगा आगे, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारिकों ने मैं श्रद्धा का जवार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गोरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ता है जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही गोरा महादेवी वर्मा के बंगले पर पहुंची तो उसका स्वागत किया गया। गोरा के जितने भी जो परिचित थे, घर में जितने भी नौकर थे, परिचारक, उनमें भी क्या है कि एक तरह से उसके प्रति श्रद्धा का भाव जाग गया। और इसी कारण जो स्वागत किया गया, प्रश्न भी है इसमें, उसका जो स्वागत किया गया उसमें उसे लाल गुलाबों की माला, लाल और सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर और रोली का उसे टीका लगाया गया, घी का जो चौमुखा दिया है वो जला करके उसकी आरती उतारी गई, उसे दही और पेड़ा खिलाया गया और वहीं पर उसका नामकरण भी कर दिया गया गोरांगिनी अर्थात गोरा। लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि पता नहीं कि ये जो पूजा अर्चना थी उसका उस गोरा पर क्या प्रभाव पड़ा। वह बहुत प्रसन्न लग रही थी और उसकी जो बड़ी और काली जो चमकीली आंखें हैं उसमें जो दीपक की जो लो है वो एक तरह से प्रतिफलित होकर के झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी और यूं लगता था बहुत सारे दीपक जल रहे हैं।
और जैसे कि रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने बहुत सारे जो दिए हैं, दीपक हैं, वो प्रवाहित कर दिए। कहने का मतलब गाय की आरती उतारी गई और वहाँ पर यानी कि वो जो दृश्य था, वो दृश्य भी बहुत ही सुंदर था, सबको अभिभूत करने वाला था। आगे देखिएगा। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, पहली ही जो पंक्ति है, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, ये पंक्ति को आधार बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये गाय के सौंदर्य के संबंध में बात है। उनका आत्मिक सौंदर्य और उनका बाह्य सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य। यहाँ पर लेखिका उनकी जो काली बिलोरी जो आँखें हैं, गोल जो उनकी आँखें, उनका जो तरल सौंदर्य है यानी उसके बारे में बताया है। उनका जो चौड़ा और उज्जवल जो माथा है और सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें जो हैं ऐसी लगती हैं जैसे बर्फ़ में नीचे जलकुंडों के समान हैं, उनके बारे में बताया है। और उसके भीतर जो एक अनोखा विश्वास का जो भाव है वो बताया है। हालांकि जैसे गाय के जो नेत्र, उनमें हिरणी के नेत्रों जैसा यानी कि विस्मय नहीं है, आश्चर्य नहीं है, बल्कि वहाँ पर आत्मीयता और विश्वास बना हुआ है। यहाँ पर एक तरह से लेखिका की मन की कुंठा भी जागती है, दुख भी जागता है। बताती हैं वो कि उस पशु को अर्थात उस गाय को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, यानी कि क्रूर मृत्यु है वो भी उसे किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा दी जाती है, अर्थात उसे मारा जाता है, काटा जाता है। परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान विस्मय, न तो विस्मय ले पाता है और न ही आतंक, नहीं तो यानी कि आश्चर्य वो स्थान ले पाता है और न ही भय। और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कि गाय को करुणा की कविता कहा कि गाय के भीतर कितना करुणा भाव, कितना दया भाव, कितना प्रेम भाव है वो समाहित है। और ये क्यों कहा गया, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर लेखिका ने उसकी आंखों के संदर्भ में पहले ही बातें कही है कि उसकी जो काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य है वो वास्तव में दृष्टि बांध लेता है। और वो जो आंखें ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान दिख रही हैं। उन आंखों में एक विश्वास का भाव दिखाई देता है, उनमें एक आत्मीयता दिखाई देती है। इन सभी बातों को आधार बना करके संभवतः यानी महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस बिंदु में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष जो भाग है वो आगे वाले यानी कि बिंदु में या आगे वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।